इश्कबाज सेशन 2 चैप्टर 233। और अपनी मॉम की बात सुनकर नताशा, जो कि अपनी आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर बैठी थी, अपनी भरी हुई आंखों को उठाकर अपनी माँ की तरफ देखने लगी और अगले ही पल नताशा निकिता के सीने से लगकर फूटकर रोने लगी। निकिता ने अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखकर उसकी पीठ को प्यार से सहलाते हुए उसे संभाला। बस मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया, अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इतना कहते हुए निकिता की आंखों में एक गुस्सा और एक कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था और थोड़ी ही देर बाद वह नताशा का हाथ पकड़कर वापस हॉल में सभी लोगों के बीच आई, जहां सभी लोग उसे अपनी परेशान नजरों से देख रहे थे। अब निकिता एक ठंडी सांस लेते हुए सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आप लोगों के सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। और निकिता की बात सुनकर सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन क्रिश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। और अब निकिता की अनाउंसमेंट वाली बात को सुनकर रॉकी के कान भी खड़े हो चुके थे। उसके चेहरे पर एक चमक आ रही थी, यह सोचकर कि शायद अब निकिता रॉकी और नताशा को अलग ना करे। रॉकी अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर नताशा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, तभी निकिता उसे ठंडी निगाहों से नताशा की तरफ जाते हुए देखकर तेज आवाज में बोली, मैं क्रिश के फैसले के साथ हूँ। नताशा और समर की शादी जरूर होगी, और 5 दिन में नहीं बल्कि 3 दिन में हम लोग सुबह ही शादी के शॉपिंग के लिए निकलेंगे। परसों हल्दी की सेरेमनी होगी, उसके अगले दिन मेहंदी और संगीत और फिर शादी। और निकिता की बातों को सुनकर हॉल में खड़े सभी लोग हैरान थे, लेकिन रॉकी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके चलते हुए कदम रुक गए और वह अपनी जगह पर जम गया। अब उसके हाथों की मुठ्ठियां करने लगी थी, चेहरे पर गुस्से के भाव आने लगे। वह अपने दांत पीसते हुए निकिता से बोला, वॉट, यह आप क्या कह रही है मदर इन लॉ, आप होश में तो है। मैंने ये सच्चाई आपके सामने इसलिए नहीं खोली कि आप भी बाकी लोगों की तरह मुझे और मेरी वाइफ को अलग करें, बल्कि इसीलिए खोली थी ताकि आप मेरा साथ दें। अरे आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। वह वाइफ है मेरी और मुझे प्यार करती है। अगर आप लोग उसकी शादी किसी और के साथ कर देंगे तो यह उसके साथ नाइंसाफी होगी। वह समर के साथ कभी भी खुश नहीं होगी, क्योंकि उसके दिल में मैं हूँ। आप लोग मेरे ही सामने मेरी ही वाइफ को किसी और को कैसे सौंप सकते हैं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, समझिए आप। कहते हुए रॉकी तेज कदमों के साथ नताशा के पास आया, लेकिन तभी निकिता नताशा को पीछे करके तुरंत ही सीना तानकर रॉकी के और नताशा के बीच आ गई और उसे अपने गुस्से भरी ठंडी निगाहों से देखते हुए दांत पीसकर बोली, खबरदार, मेरी बेटी से दूर रहना। तुमने बहुत आंसू दिए हैं मेरी बेटी को अब, और नहीं तुम किस हक से उस पर अपना हक जता रहे हो। पहले तुमने उसे ठुकराया, इतना दर्द दिया, इतने आंसू दिए, उसकी फीलिंग को समझा ही नहीं, और ना ही उसके प्यार की इज्जत की तुम उसे हासिल करना चाहते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तुम्हारी पत्नी है। तो रॉकी डेविडसन, कान खोलकर सुन लो, कोई भी मर्द औरत पर सिर्फ इसलिए हक नहीं जता सकता क्योंकि उसने उसके साथ शादी की है, उसे सिंदूर या मंगलसूत्र पहनाया है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान के अलावा हर देश में की हुई शादी इलीगल होती, नाजायज रिश्ते होते। शादी सिर्फ 2 लोगों के शरीर को आपस में नहीं बांधता, बल्कि उनकी आत्माओं को बांधता है। प्यार और फीलिंग से एक दूसरे को अटैच करता है। किसी भी रिश्ते में अगर यह फीलिंग नहीं है तो वह रिश्ता कंप्लीट नहीं होता। जहां तक बात है सिंदूर और मंगलसूत्र की, तो सिंदूर 10 रुपीज में और मंगलसूत्र 500 रुपीज में हर गली मोहल्ले और बाजार में मिलता है, जिसे एक भिखारी भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जब ये सिंदूर और मंगलसूत्र एक लड़की के मांग में उसका पति पूरी फीलिंग के साथ डालता है, उसके गले में पहनाता है, तो उस वक्त वह उसे यह एश्योर करता है कि वह उसका ख्याल रखेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसको प्यार देगा, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जो कि उसकी बीवी की आंखों में आए हुए आंसुओं की वजह बने। और यह फीलिंग उसे एक भिखारी से कई ऊपर उठकर एक राजा बना देती है अपने पत्नी की नजरों में। उसका पति उसे यह एश्योर करता है कि वह उसके साथ एडजस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। मेरी चीज मुझसे कोई नहीं छीन सकता नहीं कहेगा, बल्कि मेरी वाइफ कोई चीज नहीं है बल्कि मेरी जान है ये कहेगा। मेरे साथ मेरे बेडरूम में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, यह नहीं कहेगा, बल्कि तुम मेरी लाइफ में शामिल हो जाओ क्योंकि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, कहेगा। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, ये शब्द नहीं कहेगा, बल्कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा कहेगा। लाइफ में शादी की अपनी जगह है, मैं मानती हूँ, क्योंकि समाज में इज्जत के साथ जीने के लिए हमें समाज के
नियमों से चलना पड़ता है, लेकिन प्यार फीलिंग भी इम्पोर्टेंट होती है। नताशा तुमसे प्यार करती है ये तो तुमने बता दिया, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश की कि तुम्हारे दिल में क्या है? तुमने सिर्फ उसे अपनी जिद समझा है जिसे तुम हासिल करना चाहते हो, एक ट्रॉफी की तरह जो हासिल होने के बाद हाथ में नहीं होती बल्कि उसे एक साइड शोकेस में फेंक दिया जाता है। हासिल होते ही उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और मेरी बेटी तुम्हारे लिए जीत की ट्रॉफी नहीं बनेगी जिसे हासिल करके तुम दूसरों को ये दिखा सको कि देखो तुम अपनी जिद पूरी कर सकते हो, क्रिश के फैसले को बदल सकते हो। तुम दोनों भाइयों का मसला तुम जानो, इसमें मेरी बेटी क्यों पीछे? मुझे अपनी बेटी के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो उसे प्यार करें, उसकी इज्जत करे, उसकी फीलिंग की कदर करें, उसकी आंखों में आंसू आने ही ना दे। और समर बिल्कुल वही लड़का है। नताशा की तरफ उंगली करते हुए गरजती हुई आवाज में बोली, देखो मेरी बेटी को, वह तुमसे प्यार करती है। तुम्हारा नाम का सिंदूर भी है उसकी मांग में और तुम्हारा नाम का मंगलसूत्र भी। फिर भी तुम्हारे रहते उसकी आंखों में आंसू क्यों है? वह जितना रोई है तुम्हारे लिए अब तक वह आंसू दरिया बन चुके होते। लेकिन एक बात बताओ, तुम कितनी बार रोए हो मेरी बेटी के लिए? उसे दर्द दिया है तुमने? क्या उसके दर्द का एहसास तुम्हें कभी हुआ था? अगर तुमने उसे प्यार किया होता, उसके प्यार की कद्र की होती तो आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती, आंखों में आंसू नहीं। उसके आज के इस दर्द की वजह तुम हो, लेकिन मैं उसको जिंदगी भर तो इस दर्द के साथ रहने नहीं दूंगी। इसीलिए मैंने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल सही लिया है। और तुम जिस शादी की दुहाई दे रहे हो, जिसके जरिए तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों अपनी बेटी की जिंदगी सौंप दूंगी, वह बेमन की जबरदस्ती शादी जिनका वजूद तुम्हारी नजरों में कभी था ही नहीं, तो उसका इलाज भी है मेरे पास। रुद्र की तरफ देखते हुए कमांडिंग टोन में, रुद्र मुझे सुबह के सुबह एक डाइवोर्स एग्रीमेंट चाहिए, ताकि यह जिस रिश्ते की दुहाई देकर बार बार मेरी बेटी के करीब आने की, उस पर हक जताने की कोशिश करता है, वह यहीं खत्म हो जाए। फिर तो ना तो यह मेरी बेटी के करीब आ सकेगा और ना ही उसे छू सकेगा। और हाँ, शादी वाले दिन ही समर और नताशा के नीदरलैंड चलने का इंतजाम कीजिए। शादी के बाद मेरी बेटी 1 सेकंड यहाँ नहीं रहेगी। अब खुश रॉकी डेविडसन, मुझे लगता है मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। अब तो तुम्हें मेरी बेटी की इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहते हुए निकिता की आंखों में कॉन्फिडेंस है और उसकी बातों को सुनकर रॉकी का चेहरा शर्म से झुक गया। वह अपनी इमोशनल लाखों से नताशा को देख रहा था और नताशा की आंखों में अभी भी आंसू थे। वह अपना सर झुकाकर खड़ी थी। रॉकी नताशा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा, तभी निकिता एक बार फिर अपनी आईब्रो उठाकर गुस्से से उसे घूरते हुए नताशा और उसके बीच आ गई। अब रॉकी अपनी आवाज में एक दर्द लेकर थोड़ा सॉफ्ट होते हुए निकिता से बोला, आंटी मुझे पता है मैंने उस वक्त जो किया था वह गलत था, पर मैं आपको कैसे समझाऊं कि मैं उस वक्त इन चीजों के लिए तैयार नहीं था और इसीलिए मैंने नताशा को कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि इन सबके बाद अगर मैंने उसे नहीं अपनाया तो शायद उसे तकलीफ और ज्यादा होगी। इसीलिए मैंने उसे हमेशा इग्नोर करने की कोशिश की। उसका दिल दुखाना मेरा मकसद कभी नहीं था। मैं मानता हूँ मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया था और वह मुझे प्यार करती है। इस बात के बारे में भी मुझे बाद में पता चला। मुझे पता है मुझसे शादी करके उसके चेहरे पर कभी मेरी वजह से मुस्कान नहीं आई और आज उसकी आंखों में आंसुओं की वजह भी मैं हूँ। लेकिन आंटी अब सिचुएशन बदल चुकी है। मुझे अब नताशा और इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी लाइफ को एक मौका देना चाहता हूँ, नताशा के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि मुझे नताशा से प्यार है या नहीं तो ठीक है आंटी, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे नताशा से प्यार है। तो अब तो आपको इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और रॉकी की बातों को सुनकर हॉल में खड़े लगभग सभी लोग हैरान रह गए। नताशा भी अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर रॉकी की तरफ देखने लगी और अब वह रॉकी की आंखों में अपने लिए प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी निकिता रॉकी की आंखों में देखते हुए अपने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाकर बोली, यह बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो तुम रॉकी, लेकिन अफसोस कि तुम्हारा ये गेम यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत दुनिया देखी है। ये बाल मैंने धूप में सफेद तो किए नहीं। अगर तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो तो तुम्हारी आंखों में वह एहसास क्यों नहीं है? तुम्हारी जुबान लड़खड़ा क्यों रही है? जिस तरह तुम दहाड़ते हुए हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बेझिझक अपनी बातें कह रहे थे, वह बुलंद आवाज आज भीगी बिल्ली की तरह मीमिया क्यों रही है?
तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ना चाहते हुए भी प्यार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि अब तुम्हें लगता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है हमारा फैसला बदलने के लिए। अगर प्यार है तो तुम्हारी आंखों में प्यार की चमक क्यों नहीं है जो मुझे रुद्र की आंखों में अपने लिए नजर आती है, राहुल की आंखों में तुम्हारी मॉम एना के लिए नजर आती है, क्रिश की आंखों में आशी के लिए नजर आती है, जबकि वह तो इतना खड़ूस है कि मुझे लगता ही नहीं कि उसने कभी आशी को आई लव यू कहा होगा। ये सुनकर आशी मुंह बनाते हुए क्रिश की तरफ देखने लगी, लेकिन इसके बावजूद उसका प्यार उसके चेहरे और उसके एक्ट से नजर आता है, क्योंकि वह उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, उसकी बातों की वैल्यू करता है। वह एक डेडिकेशन, वह कॉन्फिडेंस मुझे तुम्हारी आंखों में नजर क्यों नहीं आ रहा? कम ऑन रॉकी, तुम अभी 21st सेंचुरी में हो। आई लव यू बाबू, सोना, बेबी, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, ये शब्द तो आजकल के 8 साल के निब्बा निब्बी भी एक दूसरे को बोलते हैं, जिनके दूध के दांत भी नहीं टूटे होता, लेकिन जब असली समाज और स्ट्रगल से उनका सामना होता है तो धुएं की तरह हवा हो जाता है। ये शब्द बिल्कुल उसी सॉरी की तरह है जब कोई इंसान अपनी गलती करे और दूसरों को दिखाने के लिए बस फॉर्मेलिटी के लिए सॉरी बोल दे, उसे फील ना करे। तो इस आई लव यू की वैल्यू भी बिल्कुल उसी सॉरी की तरह है, मीनिंगलेस, जिसे ना ही तुमने फील किया है और ना ही किसी को फील करा सकते हो। और जिस उम्र में फिलहाल तुम हो उस उम्र में तो ये सॉरी और आई लव यू हम दिन में 10 to 10 बार सुनते हैं, या उससे भी ज्यादा बार। लेकिन फाइनली होता क्या है, हर 3-6 महीने में तुम लोगों गर्लफ्रेंड कपड़ों की तरह बदली जाती है और फिर किसी नई के साथ आई लव यू। लेकिन मुझे तो अपनी बेटी के लिए एक लॉयल और परमानेंट लाइफ चाहिए, उस इंसान के साथ जो उसके लिए सचमुच लव फील करे। खैर, मुझे लगता है कि मुझे जो फैसला लेना था मैंने ले लिया और मेरी बेटी के लिए यही सही है। रुद्र, बहुत रात हो गई है, प्लीज आप वकील से बात कर लीजिए ताकि सुबह ही पेपर आ जाए। वैसे भी कल बहुत काम है, शॉपिंग पर जाना है। आई थिंक अब हम लोगों को चलना चाहिए, आप सभी जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए, क्योंकि सुबह आप लोगों को एनर्जेटिक भी तो लगना है। आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है, धूमधाम से होनी चाहिए, नहीं स्मर्क स्मर्क कहते हुए निकिता के चेहरे पर एक एटीट्यूड स्माइल थी और निकिता की बातों को सुनकर रॉकी के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। तभी निकिता बड़े ही स्टाइल के साथ नताशा की तरफ पलटते हुए बोली, नताशा बेटा, आज रात तुम मेरे कमरे में सो, बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों ने एक साथ अच्छा टाइम नहीं बताया, कुछ दिन का वक्त है एक साथ बिता लेते हैं, उसके बाद तो तुम्हें अपनी दिन और रातें हस्बैंड के साथ ही बितानी है, फिर माँ के लिए वक्त ही कहाँ रह जाएगा, चलो मेरे साथ। कहते हुए निकिता ने नताशा का हाथ पकड़ा और एक नज़र रॉकी को देखते हुए रुद्र को देखकर बड़े ही स्टाइल के साथ मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र, आज की रात आप अपने बेटे के साथ बताइए, और सुना है समर भी उसी के कमरे में ठहरा है, तो इसी बहाने आप अपने दामाद को और भी अच्छे से जान लेंगे। मैंने ठीक कहा ना राहुल? कहते हुए निकिता ने एक नज़र राहुल को दिखा। राहुल एक ठंडी सांस लेकर खड़ा था, उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। और अब निकिता एटीट्यूड के साथ रॉकी को देखते हुए नताशा का हाथ पकड़कर वहां से ले गई और रॉकी अपने हाथों की मुठिया करते हुए बस नताशा को दर्द भरी नजरों से जाता हुआ देखता रह गया। अब धीरे धीरे करके सभी फैमिली मेंबर वहां से जाने लगे। तभी रॉकी जल्दी से एना के पास आते हुए उसे समझाते हुए बोला, मॉम मॉम आप ही समझाइए ना आंटी को, वह ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, आप तो मेरी मॉम है, आप तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए, वह मुझे मेरी वाइफ को नहीं छीन सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकता मॉम, मैं नहीं देख सकता उसे किसी और के साथ, प्लीज आप नताशा से मुझे एक बार बात करने का मौका दीजिए, मैं उसे मना लूंगा, मैं उसे सब समझा दूंगा, आप लोग तो हमें बात करने का मौका ही नहीं दे रहे। अरे कम से कम इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आप एक बार ठंडे दिमाग से नताशा से तो पूछिए वह क्या चाहती है। आई एम डैम श्योर कि वह मेरे साथ रहना चाहती है। प्लीज मॉम, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, आप तो मेरी मॉम है, कम से कम आप तो कुछ कहिए। डैड डैड प्लीज आप आंटी से बात कीजिए, अगर आप कहेंगे तो वह आपकी बात को कभी इग्नोर नहीं करेगी, मैं बस एक बार नताशा से बात करना चाहता हूँ, प्लीज डैड एक बार। कहते हुए रॉकी एना और राहुल के हाथों को पकड़कर उसे रिक्वेस्ट कर रहा था। रॉकी की आंखों में जो दर्द था उसे एना और राहुल भी बहुत अच्छे से देख रहे थे और आशी आज पहली बार रॉकी की आंखों में उस दर्द को देख रही थी। और तभी राहुल मायूसी से अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, एम सॉरी रॉकी, अब हमारे हाथ में कुछ भी
नहीं है बेटा, निकिता नताशा की मॉम है और कहीं ना कहीं उसका फैसला सही है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें नताशा से बात करनी है तो तुम्हें इसके लिए उसकी मॉम डैड से परमिशन लेनी होगी। हमने तुम्हें पहले बहुत समझाने की कोशिश की है बेटा, पर अब शायद बहुत देर हो गई है। अब बात हमारे हाथों से निकाल कर नताशा के हाथों में है, हमें माफ करना कहते हुए राहुल ऐना का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया और रॉकी मायूसी से अपने मॉम डैड को जाता हुआ देखता रह गया। और तभी उसकी नज़र आशी की तरफ गई और अब वह थोड़ा परेशान होते हुए अपनी नज़र फर्श की तरफ करके इधर उधर देखते हुए अपने आप से ही कुछ फैसला करता है। और अब वह आशी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी क्रिश से अपनी कोल्ड नज़रों से देखते हुए तेज कदमों के साथ आशी के पास आया और अचानक ही उसके कमर में हाथ डालकर झटके से अपने करीब खींचते हुए अपनी नीली नज़रों से आशी को देखते हुए बोला, फायरफ्लाई बहुत रात हो गई है, चलो। और इतना कहकर वह बिना रॉकी की तरफ देख तेज कदमों के साथ आशी को अपने साथ लेकर चला गया। और यूं ही करते करते घर के लगभग सभी लोग जा चुके थे, लेकिन तभी नीक अपनी व्हीलचेयर के सहारे रॉकी के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे अपनी नीली नज़रों से देखते हुए बोला, ब्रो आई थिंक अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। सभी ने फैसला ले लिया है, कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। भूल जाओ नताशा को, क्योंकि वह अब खुद तुम्हारे पास नहीं आना चाहती। किस किस से लड़ोगे तुम? और निक की बातों को सुनकर रॉकी, जो कि अपनी आंखों से नमी और दर्द लेकर आ चुका था, वह अपने तमतमाए हुए चेहरे से झटके से पलटकर निक की तरफ देखते हुए अपनी नीली कठोर और खतरनाक आंखों से घूरकर बोला, खबरदार खबरदार, यह कहने की कोशिश भी मत करना निक। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं नताशा को कभी नहीं भूलूंगा। उसे मेरा होना होगा, वह चाहे या ना चाहे उसे मेरा होना होगा। मैं उसे पर गिव अप नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसके लिए चाहे मुझे किसी से भी टकराना क्यों ना पड़े, समझे तुम? नताशा कहते हुए रॉकी जोर से दहाड़ते हुए अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियां कस के ऊपर आसमान की तरफ देखकर सीना चौड़ा करते हुए चिल्ला रहा था। उसकी डरावनी आवाज लगभग पूरे विला में गूंज चुकी थी, यहाँ तक कि जिन जिन लोगों का कमरा साउंड प्रूफ था, उन लोगों के कमरे में भी यह आवाज आ रही थी। नताशा, जो कि अभी कमरे का दरवाजा जस्ट बंद करने ही वाली थी, रॉकी के दहाड़ की आवाज सुनकर अचानक ही कांप उठी। उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। वह घबराकर जल्दी ही कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी, तभी पीछे से निकिता ने उसके हाथ पकड़ लिए और फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। और अब निकिता झटके से नताशा को बेड पर बिठाकर अपनी ठंडी नजरों से उसे देखते हुए बोली, खबरदार जो उसके करीब जाने की कोशिश भी की, चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और हाँ, अपने इन आंसुओं को पूछो, मैं दोबारा तुम्हारे आंखों में इन आंसुओं को नहीं देखना चाहती, समझी? और इतना कहकर निकिता ने कमरे की लाइट बंद कर दी और नताशा को अपने सीने से लगाकर उसके बालों में प्यार से हाथ चलते हुए उसे ब्लैंकेट से कर दिया। और अब वह उसके पीठ को थपथपाते हुए लोरी गाकर उसे सुलाने लगी। नताशा की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन अपनी मां के सीने से लगकर वह धीरे धीरे नींद की आगोश में चली गई। लेकिन निकिता की आंखों से नींद गायब थी। वह सीलिंग की तरफ देखते हुए दिल ही दिल में अपने आप से बोली, रॉकी डेविडसन, मेरी बेटी तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। अगर तुम उसके लायक हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा, वरना वही होगा जो मैं चाहूंगी। और वहीं दूसरी तरफ अब रॉकी कमरे में इधर उधर तड़पते हुए घूम रहा था। उसको समर का नताशा को रिंग पहनना, उसकी कमर में हाथ डालकर डांस करना और निकिता का फैसला कि 3 दिन में अब उन दोनों की शादी होगी, यह सोचकर ही रॉकी अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके अंदर एक तूफान था जिसे वह संभालने की कोशिश कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। मैं अपनी नताशा को खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। कहते हुए वह अपने दिमाग पर जोर दे रहा था। वह अपने उंगलियों से आंखों को नीचे रहा था, बालों में लगातार हाथ चला रहा था। और वहीं दूसरी तरफ क्रिश और आशी का कमरा, आशी क्रिश के सीने पर अपना सर रखे ब्लैंकेट में उसके साथ लेटी हुई थी और इस वक्त वह थोड़ी परेशान लग रही थी। वह लगातार क्रिश के चेहरे की तरफ देख रही थी ताकि उसे कुछ बात कह सके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात करे। क्रिश, जो कि अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, लेकिन अपने एक हाथ से आशी की पीठ को प्यार से सहला रहा था। आशी ने अपना सर क्रिश के कंधे पर रखा था और उसका एक हाथ क्रिश के सीने पर था। कमरे में बिल्कुल डीम येलो लाइट जल रही थी और आंखें बंद होने के बावजूद
क्रिश को भी यह महसूस हो चुका था कि आशी उसे निहार रही है और अब उसने यूं ही अपनी आंखें बंद किए हुए कोल्ड वॉइस में आशी से पूछा, तुम कुछ कहना चाहती हो फायरफ्लाई? साइको, क्या हम लोग जो कर रहे हैं वह सही है? मैंने आज रॉकी की आंखों में वह दर्द देखा, क्या अब सब ठीक नहीं हो सकता? आखिर कब तक ये सब? मेरा मतलब फायरफ्लाई, तुमने कभी कुम्हार को कच्ची मिट्टी से मटका बनाते हुए देखा है? आशी कंफ्यूज होते हुए, कच्ची मिट्टी से मटका? हाँ, लेकिन इस बात मेरे सवाल से क्या मतलब? मतलब है फायरफ्लाई, कुम्हार कभी भी मटका बनाने के तुरंत बाद उसे सेल नहीं कर देता, बल्कि वह उसे सुखाता है, फिर आग में उसे पकाता है, उसके कई टेस्ट होते हैं और फिर जाकर वह अपने सही हैंड में पहुंचता है। और अगर वक्त से पहले उसके साथ छेड़छाड़ किया जाए तो वह मटका टूट जाता है, उसकी शेप, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वह होती नहीं। रॉकी और नताशा का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, उसे हमने आग में डाल दिया है, बस देखते हैं वह पकता कब है। अब सो जाओ, वरना अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर सुबह तुम मुझे ही ब्लेम करोगी कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। कहते हुए क्रिश ने झटके से आशी को खींचकर अपने ऊपर लिटा लिया और आशी, जो कि क्रिश की बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ गई थी, उसकी आंखें हैरानी सी बड़ी हो गई और चेहरे पर शर्म की लाली बिखर गई, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बिना कपड़ों के एक दूसरे की बाहों में थे। आशी पूरी तरह से क्रिश के ऊपर लेटी हुई थी, दोनों के बदन पर ब्लैंकेट के अलावा कुछ भी नहीं था। आशी शर्माते हुए अपना सर क्रिश के सीने पर रख लिया और उसे जोर से हग कर लिया। अब उसे ये चीज ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगती थी, क्योंकि अब वह दोनों हमेशा ऐसे ही सोते थे। सोते समय क्रिश को दोनों के बीच कपड़ों की कोई दीवार नहीं चाहिए थी, और तभी आशी की गर्म सांसों को अपने सीने पर महसूस कर क्रिश ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियां कसली थी और आशी को जोर से अपनी बाहों में समेट लिया था। आह साइको, प्लीज आराम से, दर्द हो रहा है। कहते हुए आशी ने क्रिश से शिकायत की, फायरफ्लाई, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, कम ऑन किस मी, आई वॉन्ट टू फील यू। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आवाज में सचमुच एक तड़प थी, जिसे सुनकर आशी ने धीरे से उसके होठों पर होठ दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया और धीरे से उसके होठों को छोड़ते हुए प्यार से कहा, साइको, आई लव यू, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। क्रिश आशी के लव कन्फेशन को सुनकर अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाता है, जो कि कुछ सेकंड में ही गायब हो गई थी। अब आशी एक बार फिर क्रिश को किस करने लगी। अगली सुबह गौरी अपने कमरे से बाहर निकालकर कॉरिडोर की तरफ आ रही थी और वही सामने से निक भी अपने कमरे से निकलकर व्हीलचेयर के सहारे कॉरिडोर की तरफ आ रहा था। यहाँ निक के लिए स्पेशली एक लिफ्ट का अरेंजमेंट भी था जिस तरफ निक जा रहा था, और तभी गौरी की नज़र निक पर गई और निक की नज़र गौरी पर। दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। निक ने कुछ सेकंड ही अपनी नीली नजरों से गौरी को देखा था कि तभी गौरी अपना सलाइवा गटकते उल्टे पैर पीछे की तरफ जाने लगी। इस वक्त उसकी आंखों में एक घबराहट और डर नजर आ रहा था। उसने अपनी पकड़ अपने एक हाथ से सूट पर और दूसरा गले के पास दुपट्टे पर कस ली थी, और नीक अचानक ही गौरी को इस तरह उल्टे पैर वापस जाते हुए देखकर अपने चेहरे पर इविल स्माइल लाता है। खबरदार गौरी, जो मुझसे दूर जाने की कोशिश की, इधर आओ मेरे पास। कहते हुए निक की आवाज में एक कमांड थी, जिसे सुनकर गौरी एक पल के लिए उछल पड़ी, लेकिन फिर वह अपना सलाइवा घटते हुए अपना सर नामे हिलाते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, ना नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बुरे हो। कहते हुए गौरी की आवाज में घबराहट थी, वह अभी भी अपने कदम पीछे ले रही थी, और तभी निक उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखते हुए लगभग डांटे हुए बोला, शट अप गौरी, तुमने अभी मेरी बुराई देखी ही कहा है, तुम मुझे प्रवोक मत करो मुझे अपना गुस्सा दिखाने के लिए। मैंने कहा ना मेरे पास आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी, तुम फिर से मेरे साथ वही सब देखो। मुझे डरने की कोशिश मत करो, वरना मैं क्रिश जीजू से कह दूंगी, और बाबा और मॉम से भी। मैंने तुम्हें कितना अच्छा लड़का समझा था, लेकिन तुम तो दूर रहो, मुझसे पास मत आना मेरे, समझे तुम। कहते हुए गौरी वहां से तेजी होते हुए भागने को हुई, तभी नीक ने अपनी व्हीलचेयर से उसका रास्ता रोक दिया, और अब वह उसे अपनी नीली नजरों से देखकर घूरते हुए बोला, क्या कहा तुम गौरी? और इससे पहले कि नीक कुछ कहता, गौरी का चेहरा रोने जैसा हो गया था। वह जल्दी से अपनी आंखें बंद करके डर से कांप रही थी। तभी अचानक ही पीछे से किसी ने निक की व्हीलचेयर को पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। अचानक निक खुद को पीछे जाता हुआ देखकर धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर देखता है तो आशी खड़ी थी। आशी को देखकर निक के
चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए थे। तभी आशी अपनी कमर पर हाथ रखकर अपनी एक आईब्रो उठाकर लगभग निक को डांटते हुए बोली, क्या हो रहा है यहाँ निक, ये क्या कर रहे हो तुमने गौरी का रास्ता क्यों रोका? मैं कुछ भी करूं तुमसे मतलब स्टूपिड गर्ल, तुम अपने काम से काम रखो। कहते हुए निक यूं ही उसे अपनी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ देख रहा था और तभी आशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अपनी नाक फुलाते हुए अपनी कमर पर यूं ही हाथ रख निक पर गुस्सा होते हुए बोली, निक के बच्चे तुमने फिर मुझे स्टूपिड गर्ल कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी तो तुम रुको, मैं अभी साइको से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। गोरी तुम बताओ निक ने तुम्हारा रास्ता क्यों रोका? और आशी के सवाल को सुनकर निक उसे अपनी एक आईब्रो उठाकर घूर कर देखने लगा जैसे कि वार्निंग दे रहा हो। तभी गोरी घबराते हुए एक नज़र निक को देखकर आशी से बोली, कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस यूं ही, मुझे नीचे जाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। इतना कहकर गोरी बिना निक की तरफ देखे घबराते हुए वहां से दौड़ गई और गोरी को जाता हुआ देखकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, निक साफ साफ बताओ तुमने गोरी से लड़ाई तो नहीं की या उसे डराया तो नहीं है? देखो मैं साइको से तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। शट अप साइको की चमची, तुम बात बात पर साइको साइको क्यों करती हो? अभी भी बिल्कुल बच्ची हो, कभी तो बड़ी हो जाओ और अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ना सीखो स्टूपिड गर्ल। और निक की बात सुनकर आशी मुंह फुलाते हुए अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखते हुए बोली, निक के बच्चे तुम फिर मुझे स्टूपिड गर्ल कह रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम भूल गए? अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजे चखाती हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। और हाँ, मैं साइको साइको करती हूँ। क्यों, तुम्हें क्यों जलन हो रहा है? तुम ही तो हमेशा ब्रो ब्रो करते हो, मैं भी तुम्हें ब्रो का चमचा कहूँ तो कैसा लगेगा स्टूपिड बच्चे? कहते हुए आशी ने अपने दोनों हाथों से निक के गालों को पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया और अब निक मुंह बनाते हो गुस्से से आशी के हाथों से अपने गाल छुड़ाने लगा। छोड़ो मुझे यू स्टूपिड गर्ल, क्या कर रही हो तुम? राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।